ये हमारी साइकोलॉजी की रिविजन है थ्योरीज का। लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट। तो पहले हमारे यहाँ क्रिएटिविटी थ्योरी जो है गेट्सेल एंड जैक्सन 1962 में एक बुक देते हैं, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे बात करते हैं जो क्रिएटिविटी होती है और इंटेलिजेंस होती है उसमें एक रिलेशन होता है जो कि पॉजिटिव होता है, लेकिन को रिलेशन जो है वो काफ़ी कम रहता है। एक हाई क्रिएटिव चाइल्ड के पास एक हाई IQ होता है, उसके इन्वायरमेंट फैमिली इन्वायरमेंट का भी असर होता है। फैमिली इन्वायरमेंट अगर बच्चे को ज़्यादा रिस्क टेकिंग या इंडिपेंडेंट बनाती है तो उसका क्रिएटिविटी भी ज़्यादा रहती है। टॉरेंस एक टेस्ट करते हैं फॉर क्रिएटिविटी थिंकिंग, जहाँ पे वो इवैल्यूएट करते हैं कि क्या क्रिएटिव पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पे 7 आपके वर्बल टेस्ट होते हैं और 3 आपके फिगर के टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इनको हम स्कोर बोर्ड किसके बेसिस पे देखते हैं कि कितना फ्लुएंटली वो चीज़ें आप दे पा रहे हो। फ्लुएंसी में आपकी क्वांटिटी ऑफ मतलब नंबर, कितने नंबर ऑफ आइडियाज़ यू शेयर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि कितना आप चेंजेस के लिए रिडंडेंट हो या नहीं हो। एंड ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी कितनी है उस चीज़ में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप देखते हो स्कोरिंग। अब वर्बल टेस्ट में आपके 7 होते हैं, जैसे आस्किंग, ठीक है, गेसिंग, देन यू हैव गेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट क्या है, आपका अनयूजुअल क्यूज आपको दिए जाते हैं, अनयूजुअल क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपका जस्ट सपोज वाला रिस्पॉन्ड रहता है, ठीक है। फिगर टेस्ट में हम देखते हैं पिक्चर का कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू, पिक्चर का कंप्लीशन फ्रॉम द क्यू एंड पैरेलल लाइंस। और इस जो हमने स्कोर का क्राइटेरिया लिया था उसको हम T स्कोर पे टेस्ट कर लेते हैं। दिस इज हाउ टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट हमारा होता है। थ्रेशोल्ड दिया है ग्लिफोर्ड ने 1967 में। उन्होंने बोला कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होती है जहाँ तक जो है आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी हैंड इन हैंड जा सकती है। मोर द इंटेलिजेंस मोर द क्रिएटिविटी, बट एट द व्हेन द IQ इज मोर देन योर 120 देन ऑल्सो द क्रिएटिविटी डिक्लाइंस। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एज क्रिएटिविटी। स्टर्नबर्ग ने बोला कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी है कि जो क्रिएटिविटी होती है कि आपके पास एक एबिलिटी है कि आप आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, देयरफॉर दे गिव दिस। इन्होंने बोला कि हमारी अलग तरीके से सोचने की, क्राउड को डिफाई करने की, प्रॉब्लम को एक नए सिरे से डिफाइन करने की एबिलिटीज़ जो है क्रिएटिविटी के थ्रू आती है। सो वी हैव इन्वायरमेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपका क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी कहाँ से ड्राइव करिए अपने पावर, आपकी इंटेलिजेंस है, क्या नॉलेज है आपकी, क्या थिंकिंग पैटर्न है, क्या आपकी पर्सनालिटी और क्या मोटिवेशन है। इन 5 फैक्टर से आपकी क्रिएटिविटी आते हैं। क्रिएटिविटी आपके इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस इज व्हाट स्टर्नबर्ग हैड सेड। उसके बाद आता है कॉफमैन 2009 में। उन्होंने 4C मॉडल दिया था। मिनी सी मतलब कि छोटा सी मतलब जस्ट डीलिंग विद यू ओनली, इंडिविजुअल इंपैक्ट रहता है। लिटिल सी में क्या होता है, एवरीडे क्रिएटिविटी आ जाती है कि हर एक दिन का जो रूटीन बेसिस काम है उसमें क्रिएटिविटी लाना। तो यहाँ पे आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी इम्पैक्ट होता है। देन यू गेट टू प्रो-सी में आप एक्सपर्ट लेवल क्रिएटिव हो जाते हो, वेर इन योर फील्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टेड बाय योर क्रिएटिविटी। देन यू हैव बिग C वेर इन योर creativity is giving a solution to the problem of the society or the culture. आप eminent creative हो जाते हो. Then comes your Gluford model of creativity 1967 में। यहाँ पे बोला कि जो creativity होती है वो divergent thinking होती है कि एक क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, डाइवर्जेंट होती है क्रिएटिविटी, ये ग्लूफोर्ड ने बोला। इन्होंने बोला कि आपका ये जो इसके कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, फ्लुएंसी कितने की, कितने क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ आप जनरेट कर पा रहे हो, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है चेंजेस को लेकर के, क्या ओरिजिनलिटी है, नोवेलिटी है आपके आइडियाज़ में, और कितना आप इलाबरेट कर सकते हो, डिटेल दे सकते हो ऑन दैट। ग्रैहम एंड वॉलिस 1926 कुछ स्टेजेस देते हैं क्रिएटिविटी के। पहला होता है प्रिपरेशन, कि आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन, आप प्रिपेयर करते हो। फिर उसके बाद आप इंक्यूबेट करते हो, उनको इंक्यूबेट करते हो, ठीक है। फिर इल्यूमिनेशन मतलब कि देन योर क्रिएटिविटी आइडिया कम्स, आहा मोमेंट कम्स, देन यू हैव वेरिफिकेशन, आप उसको एग्जीक्यूट करके देखते हो। दिस इज हाउ योर क्रिएटिविटी, ऐसे क्रिएटिविटी होती है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक स्टेट से आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है। पहले आप चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, फिर उनका इंक्यूबेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका कुछ आइडिया जनरेट होना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। देयरफॉर द क्रिएटिविटी फॉलो दीज 4 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू योर ग्रैहम वॉलिस। देन अगर हम बात करें हेरिटेबिलिटी की, हेरिटेबिलिटी में क्या है, प्लॉमन 2004 में बोलते हैं कि हमने फैमिली स्टडी करी, ट्विन स्टडी करी, अडॉप्शन स्टडी करा टू चेक द हेरिटेबिलिटी, ठीक है। सैंड्रा स्कार 1991 में एक रिएक्शन रेंज देते हैं कि एक आपके जो रिएक्शन होते हैं उसकी एक रेंज रहती है जो कि डिटरमाइन होती है आपकी हेरिडिटी से। हेरिडिटी जो है वो लिमिट करती है आपके रिएक्शन रेंजेस को, एंड जो इन्वायरमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस लिमिट का आउटकम क्या है, आउटकम विद द लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ है कि अप्रोचेस क्या रहते हैं क्रिएटिविटी की। तो अगर पर्सन लेवल पे हम क्रिएटिविटी को देख रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स के बेसिस पे, तो कार्ल रॉजर विल बी डीलिंग दिस। प्रोसेस, अगर कोई नया मैकेनिज्म आ रहा है, कोई नया तरीका आ रहा है, कॉग्निटिव मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो हमारा ग्लूफोर्ड और आपका टॉरेंस देखेंगे। प्रोडक्ट, अगर आपका जो आउटकम है वो अलग है, डिफरेंट है, तो स्टर्नबर्ग। अगर आपका इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आपका आएगा मोरे।
देन यू हैव फ्लिंग इफेक्ट। फ्लिंग इफेक्ट में बोलते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है F1 से F2 जो है ज़्यादा स्मार्ट होती है, F2 इज़ ज़्यादा स्मार्ट, ठीक है, F2 इज़ मोर स्मार्टर देन योर F1। हाउ? क्योंकि F2 जो है नई जनरेशन, उसको बेटर इन्वायरमेंट मिला है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी उसको मिली है। फ्रैंकस गैल्टन भी काम करते हैं इंटेलिजेंस पे 1865 में। इन्होंने 1869 में एक बुक लिखी थी हेरिडिटी जेनेसिस, जिसका इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से भी रहता है कि इवोल्यूशन कैसा हुआ है, हेरिडेबिलिटी क्या है, ठीक है। थ्रॉनडाइक 1920 थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देते हैं, वहाँ पे 3 फैक्टर्स है, CAS, ठीक है, सैक बोल लो या कैस बोल लो, सैक ज़्यादा सही है, SAC। सो यू हैव कॉन्क्रीट मतलब साइकोमोटर बिहेवियर आपका कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब डिसीजन मेकिंग थिंकिंग स्टाइल किस हिसाब की रहती है, और सोशल मतलब कि अब उस चीज़ को आप इंटरपर्सनल लेवल पे कैसे लेकर के जाते हैं, ठीक है, दिस इज़ योर सैक। देन यू हैव एट्रीब्यूट्स, इसमें अब देखी जाएगी क्या लेवल रहते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल किस हिसाब की है, रेंज नंबर ऑफ टास्क कितना देख सकते हो आप, एरिया सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हो, एंड स्पीड मतलब रैपिडिटी कितने रहते हैं, कितना क्विकली यू रिस्पॉन्ड। गार्डनर की मल्टीपल थ्योरीज में 9 फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हो कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके इंडिपेंडेंट एरियाज होते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी हो सकती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है, म्यूजिकल, स्पेशल, बॉडीली काइनेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल। ये 9 फैक्टर्स हमारे गार्डनर ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में दिया है। स्टर्नबर्ग की ट्राइजेक्ट थ्योरी होती है 1985 की, यहाँ पे इन्होंने एनालिटिकल और आपका क्रिएटिव प्रैक्टिकल की बात करिए। तो एनालिटिकल मतलब कि एनालिसिस मतलब कंपोनेंट्स क्या है, किस हिसाब का एनालिसिस आप उस कंपोनेंट से ड्राइव करते हो। क्रिएटिविटी मतलब कि कोई यूनिक चीज़ है, ठीक है, यूनिक आइडिया, यूनिक एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब कि उस चीज़ का कंटेक्स्ट क्या था, प्रैक्टिकलिटी क्या थी, क्या कंटेक्स्ट के संदर्भ में उसको इस्तेमाल करा गया। कंपोनेंट्स में भी है मेटा कंपोनेंट्स वेयर इन द प्लानिंग परफॉर्मेंस में हमारा एग्जीक्यूशन होता है, नॉलेज एक्विजिशन में आप लर्न करते हो कैसे कैसे लर्न करते हो, तो आपने इनकोड कर लिया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, उसकी इनकोडिंग करी, इनकोडिंग करने के बाद जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपने रख ली, बाकी फिल्टर आउट कर दी। तो इनकोडिंग ये भी लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। कंपैरिजन मतलब आपने प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को कंपेयर करा एंड यू गेट टू अ सोल्यूशन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नॉलेज आपने रख ली। कॉम्बिनेशन मतलब कि जो आपको पता है और जो नहीं पता है उसके बाद एक आपने चीज़ें निकाल ली कि ओके दिस इज द थिंग, ये मुझे पता था, ये नहीं पता, नाउ आई नो द होल पिक्चर। सब थ्योरीज आती है, जैसे कंटेक्चुअल है, कंटेक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल का क्या है, आप अडाप्ट किस हिसाब से करो, शेप कैसे करो, सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रहा है, तो वो होता है कंटेक्स्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या हुआ है आपको, तो नोवेलिटी, ठीक है, ऑटोमाइजेशन। एक्सपीरियंस में हम क्या देखते हैं, क्रिएटिविटी आते हैं, तो आपका वही कि नोवेल चीज़ें कितनी हैं। कंपोनेंट मतलब कि एनालिसिस होता है, एनालिसिस में कंपोनेंट्स देखा जाता है, तो आपका इंटरनल प्रोसेसिंग उस चीज़ की एनालिसिस क्या रही है, तो आपका इंटरनल प्रोसेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। वे हैव पास्ट थ्योरी आपकी दास नेग्लोरी कार्बन ने दी है 1994 में, वेर इन द पास इज प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव। तो आपकी जो अटेंशन और अराउजल है वो तो आ जाएगा आपका ब्रेन स्टेम से, ठीक है। आपका प्रोसेसिंग विच इज़ SS, बोथ द S। साइमल्टेनियस सक्सेसिव आपका आएगा कहाँ से, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ योर ब्रेन से। प्लानिंग हमारी कहाँ से होती है, फ्रंटल लोब से होती है। अब आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये पास थ्योरी आपको याद रखने किसने दी है, लूरिया ने ये दिया है बेसिस आपका कि क्या आपके कहाँ से कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही है। प्लानिंग आप फ्रंटल लोब कर रहा है, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ें कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस 2 इंसान है, मेयर एंड सेबलो 1997 में, गोलमैन 1995 में, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा, गोलमैन आएगा 1995 में। 5 कंपोनेंट दे रहे हैं, कौन से, एक तो सेल्फ अवेयरनेस कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, फिर उसके बाद रेगुलेशन किस हिसाब से करते हो, फिर उसके बाद आपकी मोटिवेशन आती है, एम्पैथी आती है, दूसरों की चीज़ों मतलब कि अपन अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन सिचुएशन, फिर उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल स्किल, आपके सोशल स्किल क्या है। दिस इज़ हाउ योर इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो। मैं बोलता है कि परसेप्शन, आप उसके उस चीज़ को लेकर के आपका परसेप्शन क्या है, फिर आप फैसिलिटेशन करते हो, ठीक है, उसके बाद उसके समझ आती है, फिर उसके बाद आप उसको मैनेज करने चलते हो, ओके। देन यू हैव नेक्स्ट स्पीयरमैन 1904 में 2 फैक्टर थ्योरी देता है, जिसमें एक तो G फैक्टर होता है और एक S फैक्टर होता है। G फैक्टर मतलब क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस, S मतलब कि कुछ स्पेसिफिक है। तो जो जनरल इंटेलिजेंस है वो आपकी इनहेरिट हो सकती है, और जो स्पेसिफिक है वो आपके इन्वायरमेंट से आपने सीखी गई है, तो स्पेसिफिक नॉलेज आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। कटेल 1963 में, 1904 में आ गई थी, 63 में जो कटेल, इसमें 2 चीज़ें और ऐड करते थे, विच इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड मतलब GF मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टलाइज हो गए, वो लर्न इन्फॉर्मेशन को और क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। तो GC। कटेल हॉर्न कैरोल मॉडल एक आता है, इसमें क्या होता है, 3 स्ट्रैटम होता है। स्ट्रैटम नंबर 1 जहाँ पे आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, उसके नीचे के स्ट्रैटम नंबर 3 सबसे ऊपर। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ब्रॉड एबिलिटीज़, जैसे कि GF मतलब कि फ्लूइड इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया। GC मतलब लर्न नॉलेज, क्रिस्टलाइज एरिया। GV मतलब विजुअल जनरल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। GY मेमोरी क्या है, GU ऑडिटरी,
GR रिट्राइवल, GS कॉग्निटिव स्पीड, GT आपकी प्रोसेसिंग स्पीड। ये आपके स्ट्रैटम में एरियाज होते हैं विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एरियाज है, ठीक है। यहाँ पे 8 एरियाज रहते हैं और इसके नीचे आता है स्ट्रैटम 1 नैरो एबिलिटीज़, यहाँ पे 69 ईच के हिसाब से आपकी एबिलिटीज़ चलती है, सो वी कैन लर्न दैट। जेनसन आर्थर जेनसन 1969 में 2 लेवल देते हैं आपके, ठीक है। पहला लेवल होता है कि आप मेमोरी और एसोसिएशन रखते हो, उसके बाद आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, आपने मेमोरी कर लिया, आपने समझ ली, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, एसोसिएट कर लिया उसको, अब यू विल यूज़ दैट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग, तो वो लेवल 2 पे आएगा। देन यू हैव वर्नर का हियरार्किकल मॉडल आता है 1950 में, उसने एक तो जनरल एबिलिटी दे दी, उसके नीचे आपके आते हैं वर्बल एजुकेशनल, सेकेंड यू हैव स्पेशल मैकेनिकल। तो यहाँ पे जो वर्बल एजुकेशनल है उसमें आपकी क्रिएटिविटी आ जाएगी, वर्बल की फ्लुएंसी आ जाएगी, न्यूमेरिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पेशल मैकेनिकल्स की, यहाँ पे आएगा आपका स्पेशल तो है ही, ठीक है। देन यू साइकोमोटर, क्योंकि आपको मैकेनिकल की बात करनी है, मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक या स्पेशल मैकेनिकल मॉडल्स आ जाते हैं, ये आपकी वर्नर की हियरार्की है। इसमें इन्होंने बोला जो इंटेलिजेंस ए होती है वो आपकी बायोलॉजिकल होती है, इंटेलिजेंस बी होती है इन्वायरमेंटल ड्रिवन होती है, और इंटेलिजेंस सी हमारा टेस्ट स्कोर करता है। थ्रस्ट 1938 में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA के 7 फैक्टर्स देते हैं। थ्रस्टन हमने देखा 9 फैक्टर्स ऊपर भी दिए गए हैं, किसने दिए हैं? गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 9 फैक्टर्स आते हैं, लेकिन थ्रस्टन के 7 आते हैं। थ्रस्टन के 7 PMAs होते हैं, वेर इन यू हैव वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। वर्बल जो चीज़ है उसको कॉम्प्रीहेंड कितने अच्छे से कर रहे हो, वर्ड की फ्लुएंसी किस हिसाब की है, नंबर एबिलिटीज़ कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, मेमोरी किस हिसाब की है आपकी, ठीक है। उसके बाद आती है स्पीड, परसेप्शन की स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग, एंड देन यू हैव स्पेशल एबिलिटीज़, ठीक है। ये आपके 7 फैक्टर्स रहते हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द थ्रस्टन फॉर योर इंटेलिजेंस, ग्लूफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। 3 मॉडल दिए हैं, 3 ही आपके डायमेंशन हैं, 3 मॉडल है। पहले मॉडल में बताया कि हमारे पास 5 4 और 6 का रेशियो है, 5 ऑपरेशन है, 4 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट निकलते हैं। 5 ऑपरेशन कॉग्निशन का है, मेमोरी का है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का और इवैल्यूएशन का है। इससे हमारे 4 कंटेंट कौन से निकलते हैं? फिगर निकलता है, सिम्बॉलिक निकलता है, बिहेवियर, सिमेंटिक। प्रोडक्ट क्या रहता है हमारा रहता है यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। ये हमारा फर्स्ट मॉडल है। अब फर्स्ट मॉडल सेकंड मॉडल में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि आपके जो कंटेंट 4 थे वो अब 5 हो गए हैं। नया क्या ऐड हुआ है? ऑडिटरी। सेकेंड से थर्ड में कितना डिफरेंस है कि ये सेम है, बट आपका जो ऑपरेशंस है अब यहाँ पे 6 ऑपरेशंस हो गए। 6 ऑपरेशन कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेमोरी की बात हो रही है पहले 2 मॉडल में। थर्ड मॉडल में मेमोरी को 2 पार्ट में कर दिया, मेमोरी की रिटेंशन और मेमोरी का रिकॉल, दोनों को अलग अलग डील करा है। इसलिए द थर्ड मॉडल आप यू हैव 6 5 6, ठीक है। देन यू हैव लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पहले आता है फोनेम्स रिस्टोरेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपके जो फोनेम होते हैं स्पीच में वो एक वाइट नॉइस मतलब कि इनऑडिबल कर दिए जाते हैं, तो स्टिल योर ब्रेन जो है उस चीज़ को रिस्टोर कर लेता है। मतलब कि अगर आपने देयर इज अ सेंटेंस कि पील द ऑरेंज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईल द ऑरेंज अगर साउंड करेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि पील द ऑरेंज है, आपका ब्रेन जो उसको ऐसे ही रिस्टोर करेगा। दिस इज योर फोनेम रिस्टोरेशन इफेक्ट। देन यू हैव इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी पहले 2 साल में इमर्ज हो जाती है, ठीक है। प्री स्कूलर जो है उनमें रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग आ जाती है। एलिमेंट्स अगर हम देखें लैंग्वेज के तो पहले कंटेंट रहता है, फॉर्म रहते हैं एंड यूजेस रहते हैं। कंटेंट मतलब कि व्हाट इज़ मेंट, क्या इसका मतलब रहा है, क्या कंटेंट रहा है। फॉर्म मतलब कि क्या एक्चुअल में आपने बोला है, ठीक है। यूज़ मतलब अब हम इसको कैसे, हाउ एंड टू whom इट इज़ सेड, किसने किसको कैसे कहा गया है। दिस इज़ हाउ द लैंग्वेज डेवलप्स। यू हैव कंटेंट, फॉर्म एंड यूजेस। नॉम चॉम्स्की जो है उन्होंने एक बात बोली थी कि जो लैंग्वेज होती है वो इनेट होती है, मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ ही आता है। तो ही कैन द इनबॉर्न हैज़ द कैपेसिटी कि वो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, स्ट्रक्चर कर सकता है। कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं लैंग्वेज के, जैसे फोनेम्स, फोनोलॉजी जहाँ पे साउंड का आवाज़ आती है, आवाज़ आप समझते हो। मॉर्फोलॉजी मतलब कि यूनिट ऑफ मीनिंग, वर्ड फॉर्मेशन होता है। सिंटेक्स, माँ, ठीक है। सिंटेक्स मतलब यहाँ पे आप क्या है, वर्ड्स को कंबाइन करते हो, 2 वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हो, 2 वर्ड्स गेट कंबाइन एट सिंटेक्स, ठीक है। 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन आपका होता है, 2 वर्ड्स कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद मीनिंग देख रहे हो उस वर्ड का, सेंटेंस का। फिर प्रैग्मेटिक में क्या होता है, यूज़ करते हो उस लैंग्वेज को, किस कंटेक्स्ट में हमने इस लैंग्वेज को यूज़ करना है।
ठीक है, नेक्स्ट यू हैव अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोचेस से पहले ये देखेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली वोकल अगर हम देखें 2 से 4 महीने में प्री वोकल आ जाती है, ठीक है। 2 महीने के जब हम होते हैं कूइंग करते हैं कि बिना रोने वाली जो साउंड हमारी निकलती है, बट होती है कूइंग है। फिर उसके बाद 6 महीने पे आपकी बैबलिंग शुरू हो जाती है, मतलब मीनिंगलेस स्पीच, कुछ तो बोल रहे हो बट यू आर बैबलिंग बट यू आर नॉट मेकिंग दैट, डज नॉट मेकिंग एनी सेंस। फिर आता है पहला साल, फर्स्ट ईयर पे आपका फर्स्ट वर्ड आ जाता है, सेकंड ईयर पे आपके 2 वर्ड आ जाते हैं, थर्ड ईयर पे आपका प्रैग्मेटिक डेवलप हो जाता है और फोर्थ में आप ग्रामर भी समझ जाते हो। यहाँ पे कुछ 8 आपके डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, आपके फोनिम्स होते हैं, फिर उसके बाद मॉर्फिन्स आते हैं। फोनिम्स मतलब यूज मेकिंग अ साउंड, मॉर्फिन मतलब कुछ मीनिंगफुल साउंड, फिर उसके बाद एक शब्द आएगा, फिर उसके बाद सिम्टेक्स आएगा, मतलब उस शब्द का मतलब क्या है, फिर 2 शब्द आएंगे, 2 शब्द आने के बाद आपका आएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन किस हिसाब से करनी है उस चीज़ की। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ अलग अलग आपके थ्योरिस्ट रहते हैं, जैसे स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे। तो अगर बिहेवियरिस्ट है वो हमारे जो स्किनर है, ये हम देखेंगे जो लैंग्वेज है वो इमिटेशन की वजह से हो रही है। इमिटेट क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हम ऑब्जर्व करेंगे, बिहेवियर को देखेंगे और उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि लैंग्वेज जो है वो इमिटेशन के थ्रू आती है। दिस इज़ व्हाट द बिहेवियरिस्ट विल से। नेटिविस्ट बोलेंगे कि हमारे पास कुछ तो इनेट मैकेनिज्म है, वी आर बॉर्न विद LAD एज सेड बाय योर चॉम्स्की, ठीक है। कॉग्निटिव में बोलते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो कॉग्निशन का ही पार्ट होती है, जैसे पियाजे एज द कॉग्निशन पे बात करेंगे। बर्नर आपके इंटरेक्शन की, आपके केयर गिवर के साथ क्या इंटरेक्शन होती है उसके बेसिस पे आपकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है होगी, ये आपके बर्नर बात करेंगे। बिहेवियरिस्ट अप्रोच रहती है, आपके आते हैं कौन, जॉन लॉक, जिन्होंने टेबुलर रासा का बात बताई थी कि बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट पैदा होता है, उसमें चीज़ें इनहर्ट होती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ चीज़ लेकर के पैदा हुआ है। चाइल्ड ब्लैंक स्लेट, टेबुला रासा बाय जॉन लॉक। देन यू हैव 6 वर्बल ऑपरेंट्स होते हैं। एक तो होता है मैंड, वेर इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हो आप। टैक्ट मतलब कि नेमिंग शुरू हो जाती है, सोशल लेबलिंग, ठीक है। एक्वाइंग मतलब इमिटेशन। इंट्रा वर्बल मतलब कि कॉन्वर्जेशन शुरू होएगी अब, ठीक है, इंट्रा वर्बल। टेक्सचुअल मतलब आप रीड करना शुरू कर देते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसक्रिप्शन आप राइटिंग एंड स्पेलिंग पे ध्यान देते हो। दिस इज योर 6 वर्बल ऑपरेंट्स। ऑटोक्लिटिक वर्बल बिहेवियर जो कि डिपेंड करता है ऑन द अदर वर्बल बिहेवियर। वाइगॉस की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन्होंने बोला जो लैंग्वेज है वो डेवलप होते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू आपकी जो है लैंग्वेज डेवलप होती है। व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन, व्हाट चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। जब हेल्प से करते हो तो स्कैफोल्डिंग आती है, ठीक है। व्हेन योर टीचर हेल्प्स यू टू डू द टास्क तो आपका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, दिस इज स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है, जब लैंग्वेज डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेजेस रहती है। पहली होती है प्रिमिटिव स्टेज, जहाँ पे साउंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। सेकेंड आती है आपकी नाइव स्टेज, जहाँ पे आपका बोलना शुरू होता है, स्पीकिंग बिगिंस। थर्ड होती है एक्सटर्नल स्टेज, जहाँ पे जो यूज़ होता है वर्ड का वो ऑब्जेक्ट्स के लिए शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ईगो सेंट्रिक स्पीच की मेरे ही अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही हैं तो वो, ठीक है। इन ग्रोथ स्टेजेस अब यहाँ पे क्या इंटरनाइज करते हो आप लैंग्वेज को। इनर स्पीच भी डेवलप हो जाती है और जो स्पीच है वो छोटी हो जाती है, प्रिडिक्शन आ जाता है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लैंग्वेज एंड थॉट्स में अगर हम बात करें तो जो डेवलप होती है ये हमारे 2 साल के करीब। लेटर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देयरफॉर देयर थॉट्स बिकम। नेटिविस्ट चॉम्स्की 1965 में बोलते क्रिटिसाइज करते हैं बिहेवियरिज्म को और बोलते हैं जो ह्यूमन है उनके पास एक इनेट लैंग्वेज अवेलेबिलिटी होती है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ आते हैं। लैंग्वेज जो है मॉडुलर होती है, वो सेपरेट करती है फ्रॉम अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डीप स्ट्रक्चर होता है जो कि अंडरलाइनिंग द मीनिंग्स को अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल सेंटेंस को देख रहे हैं कि एक्चुअल में वर्बली क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर देखता है और उसका मतलब क्या रहेगा वो डीप स्ट्रक्चर देखता है। सारा थ्रू द बॉल एंड द बॉल वॉज थ्रोन बाय द सारा, सो सेम डीप स्ट्रक्चर डिफरेंट सरफेस स्ट्रक्चर, मतलब सेम है मतलब लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, यहाँ पे क्या होता है हम एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द डीप टू सरफेस स्ट्रक्चर। एम्बिग्विटी मतलब कि सेम सरफेस स्ट्रक्चर लेकिन जो मतलब है वो अलग है, तो कंटेक्स्ट क्या है वो अलग है लेकिन आपका सरफेस स्ट्रक्चर सेम है, वहाँ पे एम्बिग्विटी आ जाती है। सैपर-वुर्फ हाइपोथेसिस 1956-64 में क्या होता है लिंग्विस्टिक रियलिटी की बात करी है, मतलब कि लिंग्विस्टिक रियलिटी यहाँ से आती है। जो लैंग्वेज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके थिंकिंग पैटर्न को। डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट कॉग्निटिव सिस्टम। कोर आइडिया क्या है, जो लैंग्वेज है वो शेप करेगी हमारा परसेप्शन, वही हमारी थिंकिंग को देखेगी और जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती लैंग्वेज को। सोच आपकी भाषा को प्रभावित नहीं करती है, वेयर एज योर भाषा प्रभावित योर लैंग्वेज थिंकिंग।
सो कैन नॉट थिंक बियॉन्ड लैंग्वेज एंड कल्चर, वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड, जो लैंग्वेज है वो शेप करते हैं थॉट, परसेप्शन, कॉग्निशन थ्रू बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल प्रोसेसेस। देन यू हैव थिंकिंग। थिंकिंग जो है वो मेंटल मैनिपुलेशन होता है या फिर प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको हम थिंकिंग कहते हैं। मेंटली हम किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज़ आर थिंकिंग। तो हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट का, इवेंट का, पीपल का, दैट शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी, दिस इज योर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंकिंग। नेचुरल कंसेप्ट में हम देखें तो हम विजुअल इमेजेस क्या है, इमोशंस क्या है, नॉन वर्बल मेमोरीज क्या है, उस हिसाब से चीज़ें रहते हैं। आर्टिफिशियल कंसेप्ट देखें तो रूल्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, सिंपल मतलब सिंगल कॉमन फीचर क्या रहता है, वो सिंपल हमारा कंसेप्ट रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल फीचर्स। कंजंक्टिव, ऑल फीचर मस्ट बी प्रेजेंट। डिसजंक्टिव, वन और मोर फीचर सफिशिएंट। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं कि जितने भी, कंजंक्टिव होता है जहाँ पे सारे ही फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में डिसजंक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि एक फीचर इज सफिशिएंट, वन और मोर फीचर इज सफिशिएंट। एक कंसेप्ट फॉर्मेशन आता है बर्नर एंड ऑस्टिन्स के थ्रू, ये मुझे पता नहीं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, साइमल्टेनियस स्कैनिंग, ऑल हाइपोथेसिस कंसीडर्ड। यहाँ पे साइमल्टेनियसली स्कैन हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो अब हम सारी ही हाइपोथेसिस को कंसीडर करेंगे और इनकरेक्ट वन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली स्कैन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। देन यू हैव सक्सेसिव स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, एक हाइपोथेसिस एक समय पे लेंगे और मॉडिफाइड करेंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कंजर्वेटिव फोकसिंग मतलब कि स्टार्ट विद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के थ्रू शुरू होएगी और जो भी वन फीचर है उसको एट अ टाइम हम चेंज करते रहेंगे। फोकस गैम्बलिंग, चेंज मल्टीपल फीचर एट वंस, मल्टीपल फीचर्स को हम चेंज करते हैं एक समय में। स्काइमा डिफाइंड बाय बार्लेट, ठीक है। मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट। हम एक मतलब स्काइमा क्या होता है, हमारा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, मेंटल कंस्ट्रक्ट किसी चीज़ को लेकर के क्या बना है, ये कंसेप्ट किस हिसाब का है, तो वो हमारा स्काइमा होता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम अज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो स्काइमा इज बेसिकली बार्ले के हिसाब से मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है जहाँ पे आपके रिलेटेड कंसेप्ट जो होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो क्लस्टर्ड होते हैं। सेमनेटिक नेटवर्क क्या होता है, कंसेप्ट ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स ऑफ वेब ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि एक कंसेप्ट किस हिसाब से बना हुआ है, जो भी एसोसिएटेड चीज़ें थी उनका एक वेब है और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बनाया है जो कि सिमनेटिक नेटवर्किंग कराता है। रीजनिंग मतलब कि मेंटल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इवैल्यूएटिंग द आइडियाज़। एक तो होता है इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब हमने ऑब्जर्व करके उसको जनरलाइज करा और उसके बाद हमने थ्योरी निकाली है, ठीक है। तो मतलब हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर उसका जनरलाइजेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिडक्टिव में हम डिड्यूस कर रहे हैं, छोटे से हमने एक थ्योरी पढ़ी, हमने प्रेडिक्ट करा, हमने एक्सपेरिमेंट करा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने वो थ्योरी को प्रूव कर दिया, ओके। हमने एक थ्योरी से जनरलाइजेशन लेकर के आए हैं, यहाँ से हमने जनरलाइजेशन से थ्योरी लेकर के आए हैं, ठीक है। सो इंडक्टिव में हम जनरलाइजेशन से थ्योरी लेकर के आते हैं, डिड्यूस में क्या करते हैं, थ्योरी से जनरलाइजेशन लेकर के आते हैं। डिसॉल्व्ड व्यू ऑफ थिंकिंग मतलब कि जो होल होता है, मतलब होल बड़ा होता है, देन पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट मिलके एक बड़ा चीज़ बनाते हैं, दिस इज डिसॉल्व्ड व्यू ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पे मैक्स वेथमर आता है 1957, इन्होंने प्रोडक्टिव थिंकिंग की बात करी है। टाइप ऑफ थिंकिंग आपकी प्रोडक्टिव रहती है जिसमें आप इंसाइटफुल होते हो, रिप्रोडक्टिव होती है जहाँ पे आप रूटीनली आप रिप्रोड्यूस करते हो उसको रूटीन बेसिस पे, अपने रूटीन में उसको दिखाते हो। व्हेन यू डू योर वर्क यू रिप्रोड्यूस दैट इन योर वर्क। ऑस्टिक थिंकिंग, ये क्या होता है, इनवर्ड फोकस, आपका फोकस जो है अंदर की तरफ है, सब्जेक्टिव है, आपसे ओरिएंटेड है, ठीक है। बेस्ड ऑन आपके अंदर के थॉट्स क्या, आपकी पर्सनल रियलिटी का है, उसके बेसिस पे आपका जो है थिंकिंग पैटर्न होता है, उसको ऑस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ना दूसरे के बेसिस पे ना सोसाइटी के बेसिस पे, आपके इनर थॉट, इनर पर्सनैलिटी, इनर रियलिटी के बेसिस पे इनवर्ड फोकस थिंकिंग जो रहते हैं ऑस्टिक थिंकिंग रहते हैं। देन यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एल्गोरिदम आता है। एल्गोरिदम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आप एक गारंटेड सॉल्यूशन देते हो। ह्यूरिस्टिक मतलब कि मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, आप एफर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं एंड मे नॉट गारंटी सॉल्यूशन गारंटीड नहीं होते बट मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं। अब जैसे आप स्टीरियोटाइप इज ऑल्सो ह्यूरिस्टिक, ठीक है। फिर यू हैव ट्रायल एंड एरर एंड मेनी अदर। ह्यूरिस्टिक्स आर सी मेंटल शॉर्टकट्स हमने देखे थे, रिड्यूस करते हैं एफर्ट्स, मे नॉट गारंटी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में हमारा क्या होता है, एक तो होता है ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई करो, एरर देखो और उसके बाद करने के बाद आपको पता चलता है। एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करके, ह्यूरिस्टिक मेंटल शॉर्टकट्स के थ्रू, पीछे मतलब ऑप्शन टू क्वेश्चन, वर्किंग बैकवर्ड, ब्रेकिंग टू स्टेप्स, कंपार्टमेंटल वाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो छोटा छोटा करके।
मेटाकॉग्निशन, इसमें क्या होता है, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, ठीक है। तो ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करता है अपना थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन जहाँ पे आपका कंट्रोल होता है, मॉनिटरिंग होती है। बेसिकली हम मॉनिटर क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं अपने नॉलेज, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं अपने नॉलेज को, कंट्रोल करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को। टाइप ऑफ नॉलेज हमारी कौन कौन सी रहती है, वी हैव डिक्लेरेटिव, जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर क्या कर सकते हो, आप फैक्ट को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और की व्हाट इट इज़। प्रोसीजरल मतलब कि क्या स्किल रहेगी, किस तरीके से वो चीज़ करे जाएगी, किस तरीके से वो चीज़ होगी, दैट इज़ प्रोसीजरल। कंडीशनल क्या होती है, व्हेन एंड व्हाई टू यूज़, ठीक है, कि कब और कहाँ पे ये इस्तेमाल होगी, वो हमारी हो जाती है कंडीशनल, कि कंडीशंस क्या रहेंगी जब यूज़ होएगा। प्रोसेस में तो किस तरीके से यूज़ होएगी। डिक्लेरेटिव में तो क्या फैक्ट्स है, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बारे में। मेटाकॉग्निटिव जो है हमारा, इसमें क्या होता है, रेगुलेशंस होती हैं। ब्राउन एंड पैलेंस्कर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इन्होंने बात करी थी यहाँ पे प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की। तो ये जो ओरिजिन है इस टर्म का मेटाकॉग्निशन का, ये आया था जॉन फेवल 1970 में। एंड यहाँ पे यूरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो शाह एंड ओपेनहेयर आपके 2008 में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो बहुत तरीके के होते हैं यूरिस्टिक। इनफॉर्मल में अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स, मतलब कि जो चीज़ें अवेलेबल है बेस्ड ऑन द ईज ऑफ रिकॉल, जितना हमें याद आ पा रहा है उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर रहे थे कंक्लूजन्स। एक तो ये होता है, ये हम सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनफॉर्मली क्या होता है, हमें को जितनी इन्फॉर्मेशन याद है हम उसके बेसिस पे उस चीज़ को सही मान लेते हैं, दैट इज़ अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स। रिप्रेजेंटेटिवनेस यूरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप कि इसको इस तरीके से ही माना गया है, यू नो, गर्ल्स आर लेस देन द बॉयज़, ये एक मान्यता है, प्रोटोटाइप है, स्टीरियोटाइप है। तो उसी तरीके से गर्ल शुड नॉट गो आउट आफ्टर 9 इज अ स्टीरियोटिपिक बिहेवियर इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, ओके। सो क्या काम है बाहर जाने का, तो एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक हो जाता है। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फ्लुएंस जजमेंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे शुरू होगा था। आर्ग्यूमेंट से शुरू करें तो विल सी कि हाँ भाई एंकर ने ये प्लीजेंटली शुरू करा है, किस जो भी है उसके हिसाब से हमारा जो ह्यूरिस्टिक जजमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं। स्टिमुलेशन ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, ईज ऑफ इमेजिनिंग थिंग्स, मतलब कि जो मैं बहुत उस स्टिमुलस को मैं बहुत अच्छे से इमेजिन कर पा रही हूँ। सी द पर्सन स्मैश द कार इनटू, सो स्मैश मैंने समझ ली, बहुत अच्छे से ठुकी है गाड़ी, है ना, तो मैंने ईज ऑफ इमेजिनिंग, तो उस हिसाब से मैंने उस चीज़ के समझ के जो भी मेरे को स्टिमुलेशन हुआ उसके हिसाब से मैंने जजमेंट दे दी। पीक एंड ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, जज करा जाता है एक्सपीरियंस बाय पीक एंड एंड, पीक पे किस हिसाब से था और ख़त्म कैसे हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से उसकी जजमेंट होती है, उसको बोलते हैं पीक एंड एंड ह्यूरिस्टिक्स। देन यू हैव बेस रेट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इतनी रहेगी। प्रोबेबिलिटी अगर वेदर को देखें तो कल बारिश आई थी, आज देयर इज अ ह्यूमिडिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन गेट रेनफॉल। तो ये जजमेंट भी है बट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जब आप चीज़ें करते हो, ठीक है। सो आई फील ट्वाइस, आई माइट गेट यू नो सक्सेस इन द थर्ड अटेम्प्ट, तो ये एक आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड ह्यूरिस्टिक होता है। नेक्स्ट यू हैव कंटेंजेस, मतलब अवॉइड परसीव कंटेमिनेशन, मतलब कि यहाँ पे जाऊँगा इसके साथ रहूँगा तो मैं फेल ही होऊंगा, दिस इज़ अ कंटेमिनेशन। सो ये हमारा होता है कंटेंजियस ह्यूरिस्टिक्स। इफ़ यू विल नॉट स्टडी एट 4 AM इन द मॉर्निंग यू विल नॉट सक्सीड, दिस इज़ अ कंटेंजियस ह्यूरिस्टिक्स। सरकास्टिक ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन रेयर, तो मतलब कि किसी चीज़ की सरकासिटी है तो उसकी जो है वैल्यू इंक्रीज करेगी, दिस इज़ अ सरकास्टिक ह्यूरिस्टिक। देन यू हैव फॉर्मली हम देखते हैं सेटिस्फाइंग, मतलब कि हमने जो अच्छा लग रहा है, गुड इनफ है, उस ऑप्शन को चूज़ कर लिया तो ये सही है, मतलब इट्स लाइक इट इज़ टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट समबडी, सो मे बी एंड सरकार के बारे में कुछ अच्छी बात हो रही है, ठीक है ये सही हो, या फिर गलत बात हो रही है, तो मतलब एक गुड इनफ उस ऑप्शन का सही लग रहा है, उसको हम उसको चूज़ कर लेते हैं। ये ऐसी जजमेंट होती है, सेटिस्फाइंग जजमेंट होती है हमारी रैशनैलिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट मतलब ऑल्टरनेटिव स्टेप वाइज। हमने देखा 2 स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट तो बहुत ही नेगेटिव है और एक बहुत ही पॉजिटिव है। नेगेटिव है पॉजिटिव है ये भी समझ सकते हो, फिर एक बहुत फैक्चुअल है, एक डेटा ड्रिवन है। सो आप एलिमिनेट करते हो कि यू नो डेटा कैन वेरी, जैसे व्हेन यू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू सी सो मेनी स्टेटमेंट्स, सो वन स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट यू नो 19% ऑफ समथिंग, सो इट कैन बी 20 मे बी, है ना, देयर कैन बी अ लॉ, तो आप इसको एलिमिनेट कर देते हो। एंड दीज आर जनरली सेइंग ओके वी शुड दिस एंड दिस स्कीम शुड डिलीवर दिस एंड दिस शुड टारगेट दिस दीज बेनिफिशरीज, तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट, हम इसको सही करके और इसको एलिमिनेट कर देते हैं।
लेक्सिकोग्राफिक रूल, ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स के हिसाब से हम जो भी चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उस चीज़ का, उसके बेसिस पे टेलीविजन है एंड वी गॉट के एलईडी है भाई, और इसके बाद ये हो रहा है, इसमें ये चीज़ें हैं, जो भी है उसके फीचर्स के हिसाब से हम रूल्स बनाते हैं। डिसीजन रूल क्या होता है, सर्च करा आपने, फिर आपने स्टॉप करा रूलिंग, और फिर आता है डिसीजन रूलिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी, एक तो होती है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब कि हमारा वही यूज़ ओल्ड सॉल्यूशन फॉर नया प्रॉब्लम, कि मैं जो है एग्जामिनेशन में मेरी एक स्ट्रैटेजी है दैट आई स्टडी 2-3 डे बिफोर द एग्जामिनेशन एंड आई कवर दैट, ठीक है। उसी को मैंने, ये मेरी इंजीनियर की स्ट्रैटेजी थी और मैंने यही अप्लाई कर दी अपने लेट्स से यूजीसी में या फिर गेट के एग्जामिनेशन में, तो मेरा ये वर्क करेगा। दिस इज़ लाइक ओल्ड सोल्यूशन। और मे बी आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ फर्स्ट going through the PYQs, then I go through the syllabus, I notice the trend areas and the basic themes which are on repetition and I study those। ये मेरा एक तरीका है, ये मेरा ओल्ड सोल्यूशन है और मैं हर नई प्रॉब्लम में इसको लगा देता हूँ। मीन एंड एनालिसिस, हम क्या है रिड्यूस करते हैं गैप बिटवीन करंट एंड द गोल। मेरा करंट स्टेटस ये है कि दैट आई हैव कंप्लीटेड 4 यूनिट्स, मेरा गोल ये है कि मेरे को 6 यूनिट्स कंप्लीट करनी है टू गेट थ्रू द मिनिमम कट ऑफ, तो इस गैप को रिड्यूस करना मीन एंड एनालिसिस होता है। वर्किंग फॉरवर्ड मतलब कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड देन आई रेड द आंसर, मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, उसके बाद आई सॉ द क्वेश्चन एंड आई सॉ द ऑप्शन एंड मार्क्ड, ये हमारा होता है वर्किंग फॉरवर्ड। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, देखा कि अच्छा ये है, या फिर क्वेश्चन है लेट्स से एंड देयर आर 5 स्टेटमेंट्स, मैंने पूरी 5 स्टेटमेंट पढ़ी और फिर उसके बाद देखा कि ओके विच इज़ द बेस्ट, सो यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड टू द स्टार्ट। या फिर कॉम्प्रिहेंशन बाद में डील कराया है, पहले हमने क्वेश्चंस देखे हैं। माइंडसेट, कैरोल ड्वेक ने 2006 में फिक्स्ड माइंडसेट की बात करती है, जो इंटेलिजेंस होती है वो फिक्स्ड होती है। एफर्ट डज नॉट इम्प्रूव एबिलिटी, ठीक है, एफर्ट से क्या होता है, एबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड होता है। इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास, मान लो यू हैव 80 IQ, तो आपका 80 ही IQ रहेगा, इट विल नॉट चेंज बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। दिस इज व्हाट माइंडसेट बाय कैरोल मेंट। फंक्शनल फिक्सनेस होती है कि मतलब हमारा रिलायंस होता है प्रायर नॉलेज पे, हम बहुत ज़्यादा जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं उस पर हम बहुत रिलाई करते हैं और नए सॉल्यूशन को लिमिट करते हैं। कॉग्निटिव बायसनेस की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक एरर होता है हमारे कुछ थिंकिंग में, मतलब हम कुछ चीज़ों के टुवर्ड्स बायस होता है क्योंकि वी हैव सर्टेन कॉग्निशन अबाउट दोस। तो जैसे हाइंडसाइट बायस होता है, मतलब कि आई न्यू इट, ये होता है हाइंडसाइट कि हाँ मुझे पता है ये वाली बात, तो ये एक बायसनेस होता है, मुझे पता है तो ये सही है, तो नहीं होता ना ऐसा। ओके, एंकरिंग बायस मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डोमिनेट्स, पहले मुझे क्या बताया गया था वो डोमिनेट करता है। देन यू हैव मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, दैट इज मेमोरी डिटोर्शन, जहाँ पे आपका क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद है और कुछ नहीं याद है एंड यू मेक अ मिस इन्फॉर्मेशन। एक्टर ऑब्जर्वर बायस मतलब कि सेल्फ, अपने लिए कुछ अलग ऑब्जर्वेशन है मेरी, दूसरों के सेम सिचुएशन में इफ़ आई वुड हैव डन दिस, तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को मान लें ब्लेम करती हूँ फॉर माई फेलियर, बट व्हेन इट कम्स टू अदर पर्सन आई बिलीव दैट इसने खुद ही मेहनत नहीं करी, देयरफॉर ही फेल्ड और शी फेल्ड। फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट मतलब क्या होता है, ओवर एस्टिमेट कर रहा जाता है किसी अग्रीमेंट को कि हाँ भाई उसने मेरे को हाई बोला था, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज वेरी फ्रेंडली एंड विल एंटरटेन मी लेटर, तो ये फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट होता है। हैलो इफेक्ट मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन डोमिनेट, पहला इंप्रेशन क्या था, फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें थी। एंकरिंग बायस होता है पहले इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली थी, हैलो इफेक्ट मतलब पहला इंप्रेशन क्या था उस चीज़ का। अदर बायसनेस हमारा होता है इल्यूजनरी कोरिलेशन, मतलब कि फॉल्स एसोसिएशन हो जाता है, हमें लगता है कि ओके ए जो है उसने 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बी को करा था एंड 30 रुपीज़ का प्रॉफिट सी को करा था, तो हमने मान लिया कि 40 रुपीज़ का प्रॉफिट डी को भी करा होगा। दिस इज अ कोरिलेशन, फॉल्स एसोसिएशन। डी की बात ही नहीं, क्या पता डी है ही नहीं और क्या पता डी का लॉस कराओ, सो इट्स अ इल्यूजनरी कोरिलेशन। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है, ओवर एस्टिमेटेबिलिटी, मतलब कि मेरे को लगता है कि आई क्लियर द फेज़ 1 सो आई विल डेफिनेटली क्लियर द फेज़ 2। A phase 2 requirement is different and phase 1's requirement is different. You get through this once, so does not mean that you will get through that easily. और you have done once, so you will do that twice also. वो एक ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस होते हैं। फैलेसीज की अगर हम बात करें, गैम्बलर फैलेसी मतलब कि पहले क्या है फ्यूचर, मतलब पहले जो मेरी चीज़ मेरे साथ होती है ये फ्यूचर में वो नहीं होगी। मैंने लॉटरी टिकट ली थी 4 बार, चारों बार मेरी नहीं निकले, मैं 5वीं बार जाती हूँ, मेरे को लगता है कि 4 बार मेरी नहीं निकले, दिस टाइम इट्स माई टाइम, है ना। हॉट हैंड फैलेसी, इसमें क्या होता है कि सक्सेस लीड टू फ्यूचर सक्सेस बिलीफ, मतलब कि मैं पहले भी जीतती आई हूँ तो मैं आगे भी जीतूंगी। संक कोस्ट फैलेसी, इसमें क्या होता है कंटिन्यू ड्यू टू दी पास्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मैंने पहले भी इन्वेस्ट करा है इस चीज़ में, आई हैव इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर बॉन्ड्स और रियल इस्टेट बॉन्ड्स, सो आई शुड इन्वेस्ट। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती आ रही हूँ, अभी भी मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँगी। अभी पता चल रहा है इम्पोर्ट हमारी ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फ़ायदा क्या है, आफ्टर वॉर तो पैसे कम ही होने हैं, ठीक है, सो ज़्यादा होना वट एवर, तो कंटिन्यू करते हैं जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं।
कंजंक्शन फैलेसी क्या होता है? कंजंक्शन फैलेसी होता है जब कोई स्पेसिफिक इवेंट को हम जज करते हैं मोर प्रोबेबल देन जनरल। जनरली जो चीज़ होती है उसको हटा करके हम स्पेसिफिक इवेंट को अलग से जज करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी रूल को वायलेट करता है। देन यू हैव लीडरशिप एंड अग्रेशन। तो एक होता है मिलग्रिम, 1963 में उन्होंने ओबीडियंस की बात करी थी, ठीक है। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यहाँ पे बहुत सारे डिफेंसिव एक्शन होते हैं। तो हम क्या है, उस टाइम पे बोला गया था कि ये लोग जो है ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहे हैं और लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रहा है। तो ओबीडियंस मतलब अथॉरिटी ने कोई बात बोली है तो विदाउट क्वेश्चनिंग ओबे दैट, दिस इज ओबीडियंस। तो यहाँ टीचर एंड लर्नर की बात कर लेते हैं कि जो टीचर और लर्नर का हमारा एक एक्सपेरिमेंट था वेयर अगर स्टूडेंट रॉन्ग आंसर करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक देना था टीचर को। तो टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक शॉक कितने सीवियर हो रहे हैं प्रोग्रेसिवली, तो वो इनको क्या है 1 क्वेश्चन 10 वॉट, 2 क्वेश्चन 20 वॉट, ऐसे इंक्रीज करना था वॉट इलेक्ट्रिक शॉक का इंक्रीज करना था एंड हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। तो दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये स्टूडेंट्स हैं एंड दिल दिस इज हार्मफुल। तो ये पीपल ओबे अथॉरिटी इवन व्हेन एक्शंस आर हार्मफुल। देन यू हैव लीडरशिप थ्योरी, इसमें आता है ट्रेट मतलब कि ग्रेट पर्सन थ्योरी। इसमें बोला गया है कि जो लीडर होते हैं उनके पास कुछ इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो उस पर्सनालिटी के साथ पैदा ही हुए होते हैं। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनमें कुछ सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेम होते हैं सब में। एविडेंसेस फ्रॉम ट्विन स्टडी जो व्रूम ने करी थी, वहाँ से एविडेंसेस लिए गए हैं। देन यू हैव ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जेम्स बर्न बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे होता है टास्क कंप्लीशन किस हिसाब से होता है। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रिलेशनशिप काम करता है कि मेरे और मेरे एम्प्लॉयर के कैसे रिलेशनशिप है, उस हिसाब से हमारा टास्क कंप्लीशन होगा और रिवॉर्ड फॉर कंप्लायंस। ये होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोनो एंड जज ने दी थी 2004 में। इसमें क्या होता है, गोल बेस्ड विजन। मैं चाहती हूँ कि आई वांट इन द 5 लेट्स से 2047 में हमने विकसित भारत बनाना है, दिस इज आवर विजन, दिस इज आवर गोल एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट वर्क्स इन द सेम विजन। तो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होती है कि 2047 तक वी हैव टू मेक इंडिया विकसित एंड ट्रांसिट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द कलेक्टिव गुड्स। तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट हटा करके आप कलेक्टिव गुड में काम करते हो। ऑफन एक्सट्रोवर्टेड होता है, आर्टिकुलेट होता है, इंस्पायर करता है फॉलोअर्स को, प्रोवाइड करता है पर्सनल अटेंशन। देन यू हैव बिहेवियर थ्योरी। ओहियो स्टेट स्टडीज़ 1947 में एक आए थे लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर बनाया गया था। ये टूल से हमने ये स्टडी करी थी, ओहियो में एक स्टडी हुई थी। ओके, डायमेंशंस क्या थे हमने करना था, एक तो स्ट्रक्चर को इनिशिएट और कंसीडरेशन। स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क और वहाँ पे हमने डिफाइन करते रोल और क्या गोल रहेंगे। कंसीडर हमने क्या करा, क्या वेलबींग थी, क्या कंफर्ट था, क्या सेटिस्फेक्शन था। इसके बेसिस पे हमारी ये जो स्टडी हमने करी गई थी, लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर यहाँ पे डेवलप हुआ था। मिशिंगम स्टडी जो है इसमें हम लीडरशिप को कुछ तरीके दिए हैं। जैसे एक होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप, मतलब एम्प्लॉय के बेसिस पे, मतलब फोकस रहता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कि मेरे और मेरे एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप कैसे, हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस रादर देन थोपने की जगह उनको समझने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब कि हमारा जो है 5 साल में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड हैव 500 करोड़ का प्रॉफिट। तो 500 करोड़ को 500 करोड़ की सेल हमारी होनी चाहिए एंड 5 करोड़ का प्रॉफिट हमने दिखाना ही है। सो दिस इज हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। फोकस ऑन द टास्क एंड द गोल, एम्प्लॉय सी एज मीन्स टू एन एंड, ठीक है। कंटीजेंसी थ्योरी में क्या आता है, फेडलर ने दी थी ये। यहाँ पे लीडरशिप जो है आपकी सिचुएशन के ऊपर बेसिस रहते हैं। तो लीडर मेंबर रिलेशन देखा जाएगा, लीडर और मेंबर का रिलेशन कैसा है, टास्क स्ट्रक्चर किस हिसाब से था और जो लीडर की पोजीशन की पावर कैसी है। लीडर पोजीशन पावर में किस हिसाब से काम करता है, सिचुएशन किस हिसाब की रहती है, उसके मेंबर्स के साथ किस हिसाब से चलो, टास्क का स्ट्रक्चर किस तरीके से उसने फ्रेम करा है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऑकेट्स के जैसे थ्रू क्लासिफाइड है, ठीक है, इनटू ऑकेट्स। देन यू हैव लीडर मेंबर एक्सचेंज, LMX थ्योरी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है कि लीडर फिर सबऑर्डिनेट देन योर उसके भी ऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स स्टेजेस रहती हैं। पहला होता है रोल टेकिंग, बेसिक टास्क है हमारा। रोल मेकिंग, ट्रस्ट डेवलप होता है। पहले हमने बेसिक टास्क करा, फिर हमारा ट्रस्ट डेवलप हुआ, फिर हमने इन ग्रुप आउट ग्रुप फॉर्मेशन भी कर दिया, रूटिनाइजेशन, कि इन ग्रुप में दिस ग्रुप वर्क्स वेल, ए ग्रुप इज डूइंग वेल एंड देयर इन कोरिलेशन विद ईच अदर, बी इज ऑल्सो वर्किंग, अपने ग्रुप के साथ तो अच्छे से काम करें, बट A and B टुगेदर इज नॉट वर्किंग या फिर इज हैविंग सम रिलेशन वट एवर दैट इज बी। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। हर्शेज एंड ब्लैंचर्ड की सिचुएशनल थ्योरी आती है, जहाँ पे नो सिंगल बेस्ट स्टाइल, कोई एक सिंगल तरीका नहीं है लीडरशिप को डिफाइन करने के लिए। लीडरशिप जो है आपके फॉलोवर रेडीनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे S1 में हमारा है टेलिंग, मतलब हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। एक स्टाइल 1 होता है जहाँ पे आप सिर्फ लीडर है, लीडर आता है एम्प्लॉयज़ को बताता है अपने
कि आपने ये काम करना है। दूसरा होता है सेलिंग, परसुएशन देता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, परसुएड करता है उनको, ठीक है, टू डू समथिंग, कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप सिर्फ आते हो, अनाउंस करते हो, चले जाते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, आप बताते हो दिस इज़ व्हाट आई मीन एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। पार्टिसिपेशन में क्या होता है, शेयर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आता है कि मेरा ही मानना है, तुम्हारा ही मानना है, लेट्स डू दिस, कैन वी डू दिस बाय दिस वे, ये होता है शेयर डिसीजन मेकिंग। डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलोअर्स, मतलब कि मैं आई विल डू दिस, मेरा कंप्लीशन होगा कि मैं जो है 250 करोड़ की ए टीम से कराऊँ और 250 करोड़ की सेल बी टीम से कराऊँ। दिस इज द फॉलोअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉलोअर्स को दे दी जाती है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस इज व्हाट आई हैव कमिटेड टू द एक्सटर्नल पार्टी, तो कंपनी को इतना चीज़ डिलीवर करना है नहीं करना, दिस इज योर डेलीगेटिंग। पाथ गोल थ्योरी, रॉबर्ट हाउस, लीडर डिफाइन करता है पाथ टू द गोल, ठीक है, एंड प्रोवाइड करते सपोर्ट, मतलब कि पाथ बताते हो आप, ठीक है, कि क्या तरीका रहेगा हमारा गोल अचीव करने के लिए, और सपोर्ट उस तरीके से दी जाएगी। रॉबर्ट हाउस ने दी थी ये थ्योरी। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है कि हमारा ये चैलेंजिंग गोल है, हमने ये अचीव करना है, और ये हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हम इस तरीके से इसको अचीव करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है सबऑर्डिनेट्स का ये काम रहेगा, पार्टिसिपेटिव किस हिसाब से रहेंगे। सेकेंडली सपोर्टिव, फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल रहते हो आप, यू आर नॉट दैट कि हाँ आप बता करके चले गए, और देयर व्हेन एवर नीडेड इन द प्रोसेस, पूरे पाथ में यूर डायरेक्टिंग। सो इट्स अ पाथ गोल थ्योरी बाय रॉबर्ट हाउस। देन यू हैव अग्रेशन, बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म समवन हु डज नॉट वांट हार्म, ठीक है, जिसको हार्म नहीं चाहिए उसको हार्म कर रहे हो, दिस इज अग्रेशन। तो एक होता है टाइप इमोशनल एंड इम्पल्सिव, आप बहुत स्पॉन्टेनियसली इमोशन ड्रिवन रिस्पॉन्स में आप अग्रेसिव हो जाते हो, दिस इज योर इमोशनली। आप कुछ चीज़ को रैशनली ना सोच करके इमोशनली ले लेते हो। इफ़ यू नो यू आर गोइंग टू अ कंपनी एंड दे से दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन, दैट यू आर नॉट, यू कैन नॉट अर्न दिस मच, आपने जितना पढ़ाई में पैसा लगाया उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं, so what is the purpose of this, and by this age you should be doing this, and you know the other people are doing this and that। तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, you have to give the rational answer, they're testing your capabilities of taking the stress, not personal targets। तो वहाँ पे आप इमोशनली स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स कर देते हो कि आपने क्या उखाड़ लिया, मैंने तो ये कर लिया, दिस इज रॉन्ग। फिर होता है इंस्ट्रूमेंटल कॉग्निटिव, यहाँ पे क्या होता है, प्लान एंड गोल ओरिएंटेड अग्रेशन निकलता है कि मैंने इस बंदे ने मेरे साथ ये करा था, एंड आई यू नो आई हेल्प दिस गाय एंड दिस गाय डिड नॉट हेल्प मी, सो आई वांट अ सिचुएशन, आई ड्रैग देम इनटू सिचुएशन वेयर इन यू नो दे नीड्स मी एंड आई विल से नो, मतलब कुछ भी। इंस्ट्रूमेंटल गोल ओरिएंटेड आपका अग्रेशन रहता है। हॉस्टाइल मतलब इफेक्टिव होता है, ये एंगर से ड्रिवन होता है, एंड ये डोमिनेंस होता है। इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्ब, फिजिकल, कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस डॉलार्ड की है, 1939 में ये आई थी। यहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन जो है अग्रेशन में चला जाता है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो और उस वजह से आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो। यहाँ पे होता है आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रखा, ऑब्स्टिकल्स आए, ठीक है, आपका गोल डायरेक्टेड था भाई बाय जून 2026 आई हैव टू गेट थ्रू नेट, एंड उसके बाद क्या हुआ, आपने गोल डायरेक्टेड बिहेव रखा, ऑब्स्टिकल्स है दैट यू नो सम शादी हैपन इन योर फैमिली, सम द एग्जाम गॉट मे बी डिलेड, और मे बी सम और द अदर थिंग, सम ऑब्स्टिकल कम, यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड लाइक द नीट पीपल नाउ डेज, दे रोड द नीड्स, दे गेव द नीड्स, पेपर गॉट लीक, द पेपर गॉट कैंसल, नाउ री एग्जामिनेशन होगा, सो दिस इज एन ऑब्स्टिकल, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। नाउ इफ दे कैन गेट एंग्री ऑल्सो, वो अग्रेशन में चला जाएगा, फिर कैथारिसिस में। सो दिस इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नील मिलर जो है उन्होंने फ्रस्ट्रेशन लीड टू मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, उन्होंने बोला अग्रेशन जो है वो डोमिनेट करता है अगर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत टाइम तक परसिस्ट करती है, आप बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेटेड हो, देन द अग्रेशन जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। अदरवाइज अ सिंगल फ्रस्ट्रेशन डज नॉट ऑलवेज लीड टू एन अग्रेशन, दिस इज व्हाट नील मिलर सेड। देन यू हैव बेरकोविट्स इन 1969, उन्होंने रिवाइज थ्योरी दी थी कि फ्रस्ट्रेशन जो है डज नॉट ऑलवेज लीड टू अग्रेशन, वो हमेशा ही अग्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाते। अग्रेशन कब होता है, जब अग्रेशन के क्यूज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ से आप ट्रिगर होते हो वो प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट ट्रिगर्स, ठीक है। अवर्सिव स्टिमुलाई, जैसे फ्रस्ट्रेशन हुई, प्रोवोक कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड थे, किसी ने आके प्रोवोक कर दिया, हैड अ वेरी हार्ड डे एट द कंपनी एंड यू कम होम एंड दे प्रोवोक यू, यू नो you are incapable of doing so and so, they provoked you, loud noise came, and that you know dialogue delivery was also with you know some different tone annotation, फिर हीट हो जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट होती है, एंड देन देयर इज अ नेगेटिव इमोशन और अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, उसमें आप अग्रेसिव हो जाते हो, देयर इज सम स्टिमुलाई हैज़ टू बी प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी सम स्टिमुलाई जिसकी वजह से क्यूज होते हैं, उसकी वजह से आप अग्रेसिव होते हैं, नॉट ऑलवेज की फ्रस्ट्रेशन है तो अग्रेशन आएगा ही। यहाँ पे इन्होंने बोला बहुत सारे थ्योरीज है, हाइपोथेसिस दी थी डोलार ने कि क्या होता है, अग्रेशन में जाते हो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। मिलर बोलता है कि
अग्रेशन आता है अगर बहुत टाइम तक फ्रस्ट्रेशन रहती है, अदरवाइज वी हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू फ्रस्ट्रेशन एज वेल। कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी हमारी कॉलिन लॉफ्टस की 1975 में, यहाँ पे अग्रेशन जो है वो मेमोरी नेटवर्क से लिंक करा गया है। जो नेगेटिव इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, अग्रेशन थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, बिहेवियर्स आते हैं। नेगेटिव इफेक्ट मतलब कि जो भी हमारे अग्रेसिव है, इमोशंस है, बिहेवियर सारे आ जाते हैं। तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो मेमोरी नेटवर्क कनेक्ट करती है एंड देन यू गेट एंग्री, यू गेट अग्रेसिव एक्चुअली। तो आपके जो मेमोरी नेटवर्क है उसमें सारे थॉट्स जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट कर जाते हैं। एक्साइटेशन ट्रांसफर थ्योरी जिलमैन की है 1983। अराउजल डिसिपेट स्लोली, जो अराउजल है वो थोड़ा थोड़ा मतलब डिसिपेट करना शुरू हो जाता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है स्लोली। प्रीवियस अराउजल ऐड करता है करंट इमोशन के, जो पहला वाला मैंने लेट गो कर दी चीज़ें, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन लेट गो कर दी, बट नाउ कंपाइल चीज़ें इंक्रीज करती है एंगर इंटेंसिटी। देन यू हैव कल्चर ऑफ ऑनर, कोहेन 1996। इसमें बोले जो कल्चर है वेयर रेपुटेशन मस्ट बी डिफेंडेड लीड टू अग्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द इंसल्ट, मतलब कि मेरी रेपुटेशन है, ठीक है, मेरे को रेपुटेशन को बचा करके रखना है, बट देन देयर इज एन इंसल्ट और थ्रेट, देन द अग्रेशन कम। दिस इज द थ्योरी। देन वी हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ सेकेंड, ओके। मोटिवेशन इज़ दी प्रोसेस जो इनिशिएट करता है, गाइड करता है, मेंटेन करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि थ्रस्ट को रिड्यूस करना है, रीडिंग क्योंकि नॉलेज गेन करनी है, ये हमारा मोटिवेशन है। क्यों कर रहे हैं हम कोई काम? क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, मुझे प्यास लगी है इसलिए मैं पानी पी रही हूँ। पानी क्यों पी रही हूँ? क्योंकि मुझे प्यास लगी है। पढ़ क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। दिस इज द मोटिवेशन। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आई थी लुईस की 1935, मिलर 1944। इसमें बोला गया कि जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट मतलब 4 तरीके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। एक तो है अप्रोच, जब दोनों ही चीज़ें जो दो गोल हैं, 2 अट्रैक्टिव गोल्स के बीच में आपको चूज करना है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वेयर 2 गोल्स आर इक्वली अट्रैक्टिव। देन यू हैव अवॉइडेंस, अपन दोनों ही नापसंद चीज़ें हैं और उनमें से लेकिन एक तो चूज करनी पड़ेगी, दैट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस मतलब एक सिंगल गोल है जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब उसका फायदा भी है बट नुकसान भी है, सो दिस इज एन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस, इसमें क्या होता है 2 गोल है, ईच विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। वैसिलिएशन क्या होता है? जब आप एक चीज़ को बैक एंड फोर्थ में चूज़ करते हो, आप आज आपको वो चीज़ पसंद है, कल नहीं है, फिर परसों वापस पसंद है, दिस इज बैक एंड फोर्थ। कॉमन इन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देन यू हैव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्टिंक्ट थ्योरी आती है जो कि बिहेवियर ड्रिवन होती है बाय इनबॉर्न इंस्टिंक्ट, ठीक है, एंड ट्रिगर्ड बाय इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, कि आपका हमेशा से बिहेवियर में है, इनबॉर्न से है, और आप उस इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलाई आता है तो यू गेट ट्रिगर्ड बाय, यू कहते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की है। इसमें बोला गया है जो मोटिवेशन होती है वो बायोलॉजिकल नीड से आती है। तो जब हमारा गोल होता है तो मेंटेन द ह्यूमन स्टेटस, तो देयर इज़ अ नीड, ठीक है, जो कि ड्राइव देती है, फिर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में जाते हो, फिर आपको सेटिस्फेक्शन होती है, फिर आप बैलेंस होते हैं, बैलेंस इज ह्यूमन स्टेटस आपका अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साइकिल है, नीड से ड्राइव, ड्राइव से गोल, गोल से सेटिस्फेक्शन एंड देन टू ह्यूमन स्टेटस। अराउजल थ्योरी है मोटिवेशन टू मेंटेन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। एक लेवल होता है अराउजल का, ऑप्टिमम होता है, ठीक है, दिस इज दिस, ये जो एरिया है ये ऑप्टिमम अराउजल का आपका पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर लेवल, ये होना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो हो तो भी आप मोटिवेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो भी मोटिवेटेड नहीं, ये एक मोटिवेशन का अराउजल ऑप्टिमल लेवल होता है वेर इन यू आर मोटिवेटेड, ठीक है, मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे गैरिक्स डॉसन लॉ 1908 का है। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज करती है जब आपका अराउजल एक पॉइंट तक इंक्रीज होता है। बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाता है तो परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स टास्क अगर होता है तो हमारे लो अराउजल होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा होता है, देयर इज नो मच एक्साइटमेंट एंड अराउजल। अगर सिंपल होता है बहुत ज़्यादा हाई अरे ये तो क्या है, तो यू ऑल्सो देयर ऑल्सो द परफॉर्मेंस डिटोरिएट व्हेन यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तब भी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती है। एक ऑप्टिमल लेवल होता है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, मोटिवेशन सब मेंटेन्ड होता है। देन यू हैव इंसेंटिव थ्योरी, बिहेवियर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल इंटरनल वर्ड। एक्सटर्नली आपको क्या मिलेगा, इंटरनली आपको क्या मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपकी हो जाएगी इंटरनल, और एक्सटर्नल मतलब यू विल बाय अ न्यू फोन, तो ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। फ्यूड कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड इंस्टिंक्ट एलिमेंट। यहाँ पे 4 चीज़ें बताई इन्होंने, सोर्स, एम, इम्पेटस, ऑब्जेक्ट। सोर्स मतलब कि जो बॉडीली डेफिसिट होता है, जो बॉडी में डेफिसिट है। एम ग्रेटिफिकेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी, यू नो यू आर ग्रेटिफाइड विद दिस। इम्पेटस मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है उसकी। ऑब्जेक्टिव मतलब योर ऑब्जेक्ट इज टारगेट फॉर सेटिस्फेक्शन, कि मैं ये चीज़ करना क्यों जा रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, यहाँ पे आती है आपकी लेवल्स, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स रहती है, फिर सेफ्टी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, एस्टीम नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका लास्ट होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स से शुरू होती है, फिर आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हो, सेफ्टी नीड्स की बात करते हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात होती है,
सेल्फ एस्टीम की बात होती है एंड देन लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्सटेंडेड हियरार्की अगर हम देखें यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है, दीज आर योर डी नीड्स, ठीक है, डेफिशिएंसी ये हमारी डी होती है एंड दिस इज योर ग्रोथ वाली बी नीड्स। यहाँ पे कॉग्निटिव, एस्थेटिक एंड एक्चुअलाइजेशन हमारी बेसिकली आते हैं, ठीक है, कॉग्निशन, एस्थेटिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ट्रांसीडियंस क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फैक्शन, जो लंबे समय तक आपको सेटिस्फाई रखे। प्लेट्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। देन यू हैव, ये आपका है यू आर आउट बट नाउ यू आर ऑन दी लॉन्ग सेटिस्फैक्शन लेवल। डीप कंटेंटमेंट, ERG एडलर ने दी थी, एडल्फर ने दी थी, ठीक है, स्पेलिंग का इशू है शायद। एग्जिस्टेंस, ई फॉर एग्जिस्टेंस होता है, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी, ठीक है, ई एग्जिस्टेंस आपके फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आपकी ई में आ जाती है। फिर आता है आर, रिलेटेडनेस, सोशल रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम किस हिसाब से चल रहा है वो रिलेटेडनेस में आएगा। ग्रोथ हमारी आएगी जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये हमारी ERG थ्योरी बाय आपके एडलर। मैकक्लेन नीड थ्योरी हमारी आती है। नीड एक होती है अचीवमेंट की, ठीक है, कि मुझे कुछ चीज़ अचीव करनी है उसकी नीड है। एक है नीड ऑफ पावर और एक होता है नीड ऑफ एफिलिएशन। दीज आर द 3 नीड्स ही इज टॉकिंग अबाउट। एथिक्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी 1940s में आई थी। टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस, ये हमारी टेंडेंसी टू अचीव सक्सेस है। MS मतलब कि मोटिवेशन, सक्सेस के लिए मोटिवेशन कितनी है, मोटिव क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी कितनी सक्सेस की और इंसेंटिव वैल्यू क्या है सक्सेस की, उस हिसाब से आपके जो अचीवमेंट है वो आपकी डिफाइन होते हैं कि आपको कितनी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो सक्सेस या नहीं। उसके फैक्टर्स होते हैं कि क्या मोटिव है, ठीक है, उसको हम प्रोबेबिलिटी के बाद साथ भी देखेंगे क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और इंसेंटिव वैल्यूज़ क्या है, उसके हिसाब से आपका जो टेंडेंसी रहती है सक्सेस की काम करती है। फेलियर का भी वही है, अगर आप कोई चीज़ फेल करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू टेक, अवॉइड द फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए आपकी जो टेंडेंसी रहती है, तो आप कितना उस फेलियर को अवॉइड करना चाहते हो, क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की या फिर क्या आपका नेगेटिव इंसेंटिव एसोसिएटेड है उस फेलियर के साथ, उससे आपकी टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर भी एसोसिएटेड होती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं चैलेंजेस बट अचीवेबल टास्क। चैलेंजिंग होना चाहिए बट ये भी नहीं मत चैलेंजिंग मतलब सिंपल नहीं होना चाहिए, अचीवेबल चैलेंजिंग होना चाहिए बट अचीव भी हो सके, ये नहीं कि बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ है। सो ये होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल। सेंसेशन सीकिंग थ्योरी ज़करमैन की है। यहाँ पे क्या होता है, ये डिज़ायर की बात करते हैं कि बहुत ही नई कॉम्प्लेक्स इंटेंस एक्सपीरियंस हम चाहते हैं, ये हमारी डिज़ायर है। विलिंगनेस टू टेक, हम रिस्क लेना चाह रहे हैं सोशली, लीगली, फाइनेंशियली उस चीज़ को सेंसेशन को सीख करने के लिए, ठीक है। सेंसेशन क्या है, डिज़ायर, उसको सीख करने के लिए क्या आप रिस्क लेना चाहते हो, दिस इज द सेंसेशन सीकिंग थ्योरी बाय ज़करमैन। थ्रिल एंड एडवेंचर, अब बंजी जंपिंग करके आ गया। एक्सपीरियंस सीकिंग कि आपने सोलो ट्रैवल कर दिया। डिसइनिबिशन, देन यू हैव बर्डन ससेप्टिबिलिटी की, यू विल गेट बोर, तो वो बर्डन ससेप्टिबिलिटी रहेगी, सो आई विल नॉट डू दैट। सेंसेशन सीकिंग थ्योरी में ये चीज़ें आती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी SDT, यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी कि हमने एक्सप्लोर करना है, हमने लर्न करना है, हमने ग्रो करना है। 3 बेसिक नीड रहते हैं। कंपिटेंस मतलब कि हमारा क्या एनवायरनमेंट में इफेक्टिवनेस है। ऑटोनॉमी मतलब कंट्रोल कितना करते हैं हम ओवर एक्शंस, कंट्रोल ओवर एक्शंस, हमारा एक्शंस पे कितना कंट्रोल है, ऑटोनॉमी कितनी है हमारी। रिलेटेडनेस मतलब क्लोज रिलेशनशिप कि कितना वो हम उससे क्लोजली रिलेटेड है। सो कंपिटेंस CAR कार एंड यू हैव कंपिटेंस में क्या होता है आपका कि आप इफेक्टिवनेस देखते हैं एनवायरनमेंट में, कितना इफेक्टिव है ये चीज़। सेकेंडली कितनी ऑटोनॉमी रखते हैं आप उस एक्शन के ऊपर और कितना वो आपसे रिलेटेड है। मोटिवेशन कंटिन्यूम, ए मोटिवेशन होता है मतलब कि कोई इंटेंशन ही नहीं, कोई एपिथी ही नहीं है करने की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जैसे आप एक्सटर्नल रेगुलेशन, कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी, करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगी, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इंट्रोजेक्टेड मतलब कि गिल्ट है, सेल्फ एस्टीम है इसलिए। आइडेंटिफाइड रेगुलेशन क्या होता है, पर्सनली वैल्यू गोल होता है, ठीक है, पर्सनली वैल्यूड गोल रहते हैं आइडेंटिफाइड रेगुलेशन में। इंटीग्रेटेड रेगुलेशन में फुली इंटरनलाइज वैल्यूज़ रहते हैं, फुली इंटरनलाइज वैल्यूज़। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे जैसे ड्राइव हमारे इंटरेस्ट से, क्यूरोसिटी से, एन्जॉयमेंट से एंड चैलेंजेस है, ये हमारी कुछ ड्राइव है फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि मेरा कितना उसमें इंटरेस्ट है, मेरी क्यूरियोसिटी उस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ को करने में मेरा कितना एन्जॉयमेंट रहता है, फिर क्या चैलेंज मैं फेस करता हूँ, उसके हिसाब से मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। दिस इज़ अबाउट मोटिवेशन। सो रेस्ट जो हमारे इमोशंस हैं, फॉरगेटिंग हैं, आगे वो हम विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।